हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। सीटेट एनसीईआरटी की सीरीज़ में आपकी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कंप्लीट हुई है, जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज से स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। ओके, तो पॉलिटी में आपके क्लास 6th 7th और 8th में जितने भी चैप्टर हैं उनको आपके एग्ज़ाम से पहले कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। एंड अगर आपके कुछ चैप्टर रह भी जाते हैं तो उनकी एक मैराथन करा दी जाएगी, ठीक है, जून के लास्ट तक में। ठीक है, तो पूरी कोशिश ये रहेगी कि जून के लास्ट में ही आपके जो 6th 7th 8th की जो क्लासेस हैं पॉलिटी की वो कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे सभी स्टूडेंट्स तक ये चैनल भी पहुँचे और सभी का बेनिफिट हो। ओके, चैप्टर का नाम है विविधता। तो जैसा कि आप इस चैप्टर से समझे होंगे कि विविधता की समझ, पहला चैप्टर है विविधता की समझ। तो विविधता मतलब क्या होता है? भिन्नता। ठीक है, आपने अपने आसपास देखा होगा, लोग रंग रूप व्यवहार चरित्र संस्कृति भाषा वेशभूषा, इन सभी में लोगों में क्या है? भिन्नता पाई जाती है। जैसा आपका चेहरा है वैसा ही दूसरे का चेहरा नहीं होता। जैसा आपका घर है, आपके घर का माहौल है, वैसे दूसरे के घर का माहौल और उनका जो तरीका है रहने का वो वैसा नहीं होता। तो ये क्या कहा जाता है कि भारत जो है विभिन्नताओं का देश है। ठीक है, तो यहाँ पर हर जगह पर छोटी, चाहे आप थोड़ी ही दूर पर ही क्यों ना जाएं, वहाँ पर विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बच्चों का कार्य है कि अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाएं। कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। ये बिना केवल अलग दिखते हैं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से आते भी हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये विभिन्नताएँ हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही आज भारत में विविधता है। ठीक है, यही हम कहना चाह रहे थे कि भारत कैसा है? विभिन्नताओं का देश है, विविधताओं का देश है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर बनाता है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता एक का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, आपकी उम्र के 3 बच्चे ऊपर दिए गए हैं चित्र में। तो भाई आपकी उम्र के तो नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर ये 3 बच्चे दिए गए हैं। तो खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। बच्चों का ये एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है। तो ऐसा नहीं होता है। सभी हमने जैसे कि पहले भी बताया है कि लोग क्या होते हैं, अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत ही भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप खान पान आदि में भी भिन्नता होती है। ओके, अब देखिए भिन्नता मतलब होती है अपनी अध्यापिका की सहायता से ये पता कीजिए कि आप में कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। मतलब सभी में अलग अलग भिन्नताएं। क्या कक्षा में कोई ऐसा साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? मतलब जैसा कि चित्र आपने बनाया या जो सूची आपने बनाई वो बिल्कुल वैसी ही है? शायद नहीं। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब जो है वो आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपकी जैसी किताबें पढ़ना पसंद है? बहुत से लोग होते हैं कि जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है कि उनको मैथ अच्छी लगती है, तो दूसरे को भी मैथ अच्छी लगती है। ठीक है, आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे कि आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, आपके दोस्त ने भी सीख ली, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि आपने बाइक चलाना भी सीख ली, मोटरसाइकिल चलाना भी सीख ली, लेकिन आपका दोस्त नहीं सीख पाया। तो यहाँ पर क्या हो गई? विभिन्नता हो गई। ठीक है, विविधता हो गई। अब ये देखिए, दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और उनके बारे में सोचें। मैंने इसे मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जब आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपकी जो लाइंस थी वो ऐसे ऐसे जा रही थी, लेकिन यहाँ पर पार्टीशन कर दिया गया है चैप्टर में, तो इस तरह से आप समझिएगा। मैं जब भी वहाँ के साइकिल से गुजरता था, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता था। उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उनसे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं? उसके अंदर ये जिज्ञासा जागृत हुई। ठीक है, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बारे में थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। यानी कि जब वो बाइक चलाने वाला व्यक्ति था
तो वो देखने में इस तरह से था कि उसको ये लगता था कि ये अंग्रेज है और इसको सिर्फ अंग्रेजी ही आती है, उसको हिंदी नहीं आती। लेकिन जब उन दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ, उन दोनों के बीच में बातचीत हुई, तब ये उस अखबार बेचने वाले लड़के को पता चला कि जो बाइक वाला व्यक्ति है उसको हिंदी भी आती है। और फिर उसने भी ये बताया कि मैं भी हिंदी में मतलब निपुण हूँ, मुझे हिंदी लिखना पढ़ना बोलना भी आता है। ओके, अब देखते हैं सब्जेक्ट। उसने पूछा, अब जो भी कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझता हूँ, सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है, मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों का हॉर्न शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। ठीक है, तो उस बच्चे को ये सब्जेक्ट वर्ड समझ नहीं आया था, तो उसने पूछा कि सब्जेक्ट क्या होता है। अगले दिन मैं फिर से वहाँ पहुँचा, वह मुस्कुरा रहा था। मेरी तरफ हिंदी का अखबार पढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति इंग्लिश नहीं बोलता है या जिसने नई नई इंग्लिश सीखी होती है वो शब्दों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ देता है। ठीक है, ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उसे अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ठीक है, ओह ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम भी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है, मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई। मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना कि वह मेरठ में है और उनके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक लड़के की कहानी बताई जा रही है कि जो बिल्कुल कभी स्कूल नहीं गया। स्टार्टिंग में हमें लगा कि वो स्कूल की अपनी बात बता रहा है कि उसको हिंदी पढ़ना लिखना आता है, लेकिन हिंदी पढ़ना लिखना बोलने वाली जो बात थी वो बाइक चलाने वाले व्यक्ति ने कही थी। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा। बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा कि आपका नाम? ये तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या है? हवा, पवन। और पवन पुत्र कौन है जानते हो? हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2, उसने खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। ठीक है, आप देखते होंगे कि आपके आसपास भी इस तरह के कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो आपकी दुनिया से बहुत अलग होते हैं और उनमें ये बहुत जिज्ञासा होती है कि वो आपके बारे में, आपकी दुनिया के बारे में, आपके रहन सहन के बारे में वो जाने समझे। तो उनको इग्नोर करने की बजाय उनसे बात करिए। ठीक है, उनके लिए वही बहुत ही अनमोल पल होंगे कि जब आप उनसे बात कर रहे होंगे। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वह दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने ऊपर नजर उठाई। ठीक है, अब यहाँ पर जो विभिन्नता है वो किस चीज़ की आई? धर्म की आई। ठीक है, अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा, ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि समीर 2 आखिर कहाँ गया। ठीक है, तो ये जो कहानी है ये पोयली सेनगुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित है। ठीक है, जहाँ समीर 1 को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। तो ये यहाँ पर कुछ अंतर इन्होंने बताए हैं कि समीर 1 समीर 2 में क्या अंतर है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। ठीक है, यही हम कहना चाह रहे थे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए आपसे बात करना ही महत्वपूर्ण है। ओके, समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। ठीक है भाई, दोस्ती कब होती है? जब दोनों ही आपस में एक दूसरे से दोस्ती करना चाहेंगे तभी तो होगी। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए यहाँ पर इन्होंने एक लिस्ट दी है कि इस तरह आप बनाइए कि वो समीर 1 2 समीर 2 मानते हैं। ठीक है, के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 के स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने
संभवतः अपने इलाके में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, मेन आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो कपड़ा, भोजन, मकान ही होती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो ही नहीं मिल पाता। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप उसकी तरफ ना ध्यान देकर ये ध्यान दीजिए कि जो चीज़ आपके पास है, ठीक है, आप उसमें खुश रहिए, और जो चीज़ नहीं है उसके लिए मेहनत करिए। अगर वो आपके भाग्य में होगी, आपकी मेहनत के बल पर आप उसको पा सकते हैं। ठीक है, यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। ये विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरे के पास हैं। इसीलिए गरीब और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। ठीक है, आपने देखा होगा जातियों के अलग अलग होने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आती हैं। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं। पहले यही था। पहले क्या था कि अगर कोई लोहे का काम करता था उसको लोहार कह दिया जाता था। अगर कोई जैसे मटका वगैरह बनाता है तो उसको भी आप एक अलग नाम देते, लकड़ी के नक्काशी वगैरह कर उसको बड़ा ही दे दिया, जो चेयर वगैरह बनाते हैं उनको, है ना। तो इस तरह क्या हुआ कि जो कर्म के आधार पर आपकी जातियां होती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समाज बना और लोग अपने ही काम में जब पारंगत होते चले गए तो उन जातियों के अपने अलग नाम दे दिए गए। फिर वो कर्म के आधार पर नहीं, वो जाति के आधार पर लोगों का बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, लोग किस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हुए तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है। कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं, आप बस वही बन सकते थे। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसीलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। इस गैर बराबरी पैदा हुई, आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि अगर आप मिट्टी बनाने जो कुम्हार हैं जो आपके मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, अगर उनके घर में पैदा हुए तो आपको भी वही बनाना होगा। ठीक है, पहले ऐसा चलता था। मतलब आप पढ़ नहीं सकते, आप अधिक ज्ञान नहीं अर्जित कर सकते, साथ ही आप कोई दूसरा अपना काम भी बदल नहीं सकते। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था? कर्म आधारित आपकी जाति व्यवस्था थी। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी या आपके दोस्त होंगे जो आपसे बहुत अलग होंगे। आपने शायद अपने घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उसके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। ठीक है, तो इस तरह की आप अपनी सूची बनाइए। ये बच्चों की एक्टिविटी है। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसी घटनाओं और भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभवतः है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, उसको पढ़कर आप ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। ठीक है, तो भाई लेखक जो होते हैं वो सिर्फ लेखन ही नहीं करते हैं, जो लेखक होते हैं वो पढ़ते भी हैं। ठीक है, आपको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोत, किताबों और वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे हैं और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी हैं। कुछ लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे हैं। देखिए, कुछ भी लिखना अगर है ना तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकल कर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े, उन सभी कहानीकारों या कहानी यहीं पर है, यहाँ पर सुनाने वाले को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल या सफ़ेद। एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू। समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल के अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे? मतलब अगर उनके साधन सीमित कर दिए जाएं तो वो क्या ही कहानियाँ लिख पाएंगे? भाई कहानियाँ लिखना, कविता लिखना, लेखन करना आपकी कल्पनाओं पर डिपेंड है, और कल्पनाएं भी आपके वास्तविक जीवन से भी आती है। ऐसा नहीं है कि आप अपना कुछ भी, आपकी सोचने का दायरा भी तो तभी बढ़ पाएगा जब आप चीज़ों को देखेंगे, है ना। जब आप चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, तभी तो। इसी तरह लेखन के लिए भी आपकी जो कल्पनाशीलता है वो अच्छी होनी चाहिए। आपके पास का जो माहौल है, समाज है, वो अच्छा होना चाहिए। तभी तो आपने देखा होगा जो लेखन करते हैं वो पहाड़ों पर चले जाते हैं या फिर ऐसी कहानियाँ पढ़ते हैं जिनसे उनको मोटिवेशन मिले लिखने का। ठीक है,
अब देखिए, मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं और इस जगह तो जो इस जगह पर रहती हैं, ऐसी जगह जीवन पर एक कहानी या चित्र बनाइए, मतलब एक्टिविटी है ये। अब देखिए, भारत में विविधता, भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हैं। ये देखिए, भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं, या उनमें से एक तरीका बताया गया, 2 और तरीके लिखिए। ठीक है, प्रार्थना इबादत जैसे भक्ति गीत गाना और नमाज़ पढ़ना, ठीक है, चर्च जाकर जो वो वहाँ पे प्रार्थना करते हैं वो करना, तो यहाँ पर ये एक्टिविटी ही है। ठीक है, हम कहाँ पर थे कि अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हमें एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझें? करीब 200-250 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार में एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज, घोड़ों और ऊँट पर बैठ कर जाते थे या पैदल चलते थे। अब यहाँ पर एक छोटी सी कहानी ये समझ लीजिए कि आपके जो नाना नानी हुए होंगे, दादा दादी हुए होंगे, ठीक है, तो उन्होंने भी जो अपने घर से और अपने कहीं भी जाते थे तो वहाँ की दूरी, बहुत से लोग ऐसे होते थे पैदल ही उस दूरी को पूरा करते थे, भले ही उनको 2 दिन मिले, 3 दिन लगे, ठीक है, लेकिन वो उस दूरी को, जब कोई भी साधन नहीं मिलता था तो वो पैदल ही अपनी यात्रा करते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती हैं। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसीलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे, क्योंकि वो थक जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई लोग अपना घर छोड़ देते थे। भाई, जहाँ पर भोजन होगा, पानी होगा, इंसान वहीं रहना चाहेगा। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू कर देते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह ही अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था। फिर धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलीजुली संस्कृति उभरती। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, समुद्र के पास रहने और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह से वे काम करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण में किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसीलिए कि शहरों के लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के 2 लोग जैसे कि लद्दाख और केरल के उदाहरण के ज़रिए ये समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो लद्दाख और केरल जो है उनकी भौगोलिक स्थितियाँ बहुत ही अलग हैं। तो ये एक कहानी के माध्यम से आप यहाँ पर समझें कि लद्दाख, देखिए, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व से पहाड़ियों में बसा रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तानी मतलब वहाँ पर बर्फ़ ही है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। तो ये बहुत याद रखिएगा, अगर पूछे भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर बारिश नहीं, बहुत ही कम मात्रा में होती है, तो वो लद्दाख है। ठीक है, पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ये ऊन कीमती है, इसीलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं। ठीक है, रेगिस्तानी होने का मतलब नहीं कि व्यापारी वहां आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम और दरियाँ आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते में ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ठीक है, बारिश वाला पॉइंट याद रखिएगा कि लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत
का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तो याद रखिएगा, तिब्बत का जो ग्रंथ है केसर सागा, ये कहाँ प्रचलित है? लद्दाख में। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ठीक है, ये पश्मीना शाल की बुनाई कर रही हैं। ये तो आपने लद्दाख के बारे में पढ़ा। अब हम केरल के बारे में जानेंगे। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। क्षेत्र भी याद रखिएगा, कहाँ पर कौन सा राज्य बसा है। ये एक तरह समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण ये क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ठीक है, अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। ठीक है, ये देखिए नौका वाला जो खेल होता है वहाँ का वो है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। ठीक है, मतलब कि समुद्री रास्ता सबसे पहले केरल में ही खोजा गया। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। मतलब ईसाई भी आए, बौद्ध भी आए, है ना, और वास्को डी गामा ये भी आए। तो जब अरब व्यापारी भी आए तो क्या हुआ कि वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों के लोग आते गए और वहाँ पर बसते गए, वहाँ के जो संस्कृति है उसको बदलते गए। ठीक है, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हुबहू मिलते हैं। यहाँ उन्हें चीन वाला कहते हैं। याद रखिएगा, जो मछली पकड़ने वाला जाल है उसको क्या कहते हैं? चीना वाला। ओके, तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। वहाँ रोटियाँ बहुत कम बनती हैं। ओके, तो आपने यहाँ जाना जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम ये भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति में मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख में विशेष भौगोलिक स्थिति ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। भाई, जहाँ पर जो चीज़ मशहूर होगी, जहाँ पर जो चीज़ फेमस होगी, वहीं पर उसका बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा, आयात होगा, निर्यात होगा, और वहीं लोग आकर्षित, उसी चीज़ के लिए वो लोग उस क्षेत्र पर आकर्षित होंगे। ठीक है, इस तरह पता चलता है किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज, जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुले मिल जाते हैं। ठीक है, विविधता में एकता। भारत की विविधताओं या अनेकताओं को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म और भाषा के क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे के चाहे कितने भी भिन्न क्यों ना हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। ठीक है, यही तो कहते हैं ना, अनेकता में एकता, इसीलिए भारत में कहा जाता है। तो ये देखिए एक कविता है, दिन खून के हमारे हैं प्यारे न भूल जाना, खुशियों ने अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। ठीक है, तो ये कविता है भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से संबंधित है। अब ये देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू जी जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं इसको। ये गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जानें गईं और उनसे भी ज़्यादा घायल हुए। ये गीत उन शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारे विश्वास बनाए रखते हैं कि क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। ठीक है,
इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है, याद रखिएगा भारत की खोज किसकी पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू की। इन्होंने लिखा है कि भारतीय एकता को कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधताओं का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। ठीक है, अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे आप अपने शब्दों में लिखिए, लेकिन ये याद रखिएगा राष्ट्रगान जो है वो किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब ये आपके अभ्यास हैं, यानी कि जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको देख लीजिएगा। एंड आपकी पॉलिटी आज से स्टार्ट हो गई है, पूरी कोशिश रहेगी कि जून के लास्ट तक आपकी जो पॉलिटी है वो कंप्लीट की जाए। ठीक है, तो बने रहिए ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।